कभी सोचा है कि जेब में रखे रुपए की कीमत हर दिन ऊपर नीचे क्यों होती है? देखिए, भारतीय रुपए में जो हाल में उतार चढ़ाव हुए हैं ना, उसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये भारत की आर्थिक ताकत और दुनिया में उसकी जगह की कहानी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रुपए का गिरना हमेशा ही एक बुरी खबर है, या फिर जैसा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, ये इकोनॉमी के लिए एक परफेक्ट दवा भी हो सकती है। यही वो सवाल है जिस पर हमारा पूरा विश्लेषण टिका है। हम देखेंगे कि एक ही सिक्के के ये दो पहलू आखिर काम कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब जानते हैं। जब हम कहते हैं कि रुपया गिर गया, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि दूसरी करेंसी, खास तौर पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की वैल्यू कम हो गई है। यानी अगर कल $1 खरीदने के लिए 80 रुपये लग रहे थे, तो आज शायद 82 रुपये लगेंगे। बस यही है रुपये का गिरना या डिप्रिसिएशन। तो आखिर रुपये पर यह दबाव बन क्यों रहा है? असल में इसके पीछे कई घरेलू और ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे पर असर डालते हैं। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। इसे आप एक रस्साकशी के खेल की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ से तो भारत के अंदर की कुछ मुश्किलें हैं, जैसे बढ़ती महंगाई और व्यापार घाटा, जो रुपए को खींच रही हैं। तो दूसरी तरफ से दुनिया की बड़ी घटनाएं, जैसे अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना और रूस यूक्रेन युद्ध, इसे अपनी ओर खींच रही हैं। इस दबाव का एक बहुत बड़ा कारण है भारत का बढ़ता व्यापार घाटा, जो अक्टूबर में $42 अरब के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक्सपोर्ट से जितना कमा रहा है, उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट पर खर्च कर रहा है। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपए पर प्रेशर आता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजार से करीब $17 अरब निकाल लिए। अब होता यह है कि जब ये निवेशक अपना पैसा बाहर ले जाते हैं, तो वे रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे मार्केट में डॉलर की कमी हो जाती है और रुपए की कीमत और भी गिर जाती है। अब देखिए, रुपए के गिरने का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। कुछ के लिए ये अच्छी खबर है तो कुछ के लिए बहुत बुरी। चलिए देखते हैं कि कौन फायदे में है और कौन नुकसान में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन विनर्स की, जिन्हें कमजोर रुपए से सीधा सीधा फायदा होता है। ये मुख्य रूप से वो इंडस्ट्रीज हैं जो अपना सामान या सर्विसेज विदेश में बेचती हैं। जैसे कि भारत का आईटी सेक्टर, ये कंपनियां अपनी कमाई तो करती हैं डॉलर्स में, लेकिन उनके खर्चे जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी वो होते हैं रुपए में। तो जब वो डॉलर को रुपए में बदलते हैं तो उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा रुपए मिलते हैं, जिससे उनका मुनाफा सीधे सीधे बढ़ जाता है। इसी तरह टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर के प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में सस्ते हो जाते हैं, जिससे उनकी डिमांड बढ़ती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। रुपए के कमज़ोर होने से इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को नुकसान भी होता है, खासकर इंपोर्टर्स को और हम जैसे आम उपभोक्ताओं को। सोचिए, भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। कमज़ोर रुपए का मतलब है कि तेल खरीदने के लिए अब ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे, और ये बढ़ी हुई लागत आखिर में पेट्रोल डीजल की कीमतों के जरिए आम लोगों की जेब तक पहुंचती है। इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई और रहने का खर्च भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि इस उठापटक को कंट्रोल कौन करता है? यहां एंट्री होती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की, जो करेंसी को स्थिर रखने के लिए एक बैलेंस बनाने का जरूरी काम करता है। आरबीआई के पास इसे संभालने के लिए अपने तरकश में दो बड़े तीर हैं। पहला, वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाता है, जिससे रुपए को सहारा मिलता है। दूसरा, वो ब्याज दरें बढ़ा देता है ताकि विदेशी निवेशकों को भारत में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद लगे और डॉलर देश में आए। ये जो ग्राफ है, ये दिखाता है कि आरबीआई ने वक्त वक्त पर अपनी ब्याज दर यानी रेपो रेट को कैसे एडजस्ट किया है। हम देख सकते हैं कि आर्थिक हालात, खासकर महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो रेट में कैसे उतार चढ़ाव किए गए हैं। चलिए अब इस रोज रोज के उतार चढ़ाव से थोड़ा ऊपर उठते हैं और भारत की लंबी दौड़ वाली आर्थिक तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि रुपए का ये मुद्दा भारत के बड़े आर्थिक लक्ष्यों और चुनौतियों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और इन्हीं में से एक बड़ी चुनौती, जिसका जिक्र अर्थशास्त्री अक्सर करते हैं, वो है मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का खतरा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई देश तरक्की करते करते एक मिडिल इनकम लेवल पर आकर अटक जाता है। उसकी ग्रोथ सुस्त पड़ जाती है और वो हाई इनकम इकोनॉमी बनने में नाकाम रहता है। ग्रोथ के जो शुरुआती इंजन होते हैं वो थक जाते हैं और देश वहीं फंस कर रह जाता है।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत इस समय एक लोअर मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्था है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि भारत वैश्विक आर्थिक सीढ़ी पर अभी कहाँ खड़ा है और हाई इनकम इकोनॉमी बनने का सफर अभी कितना लंबा और मुश्किल है। तो इस जाल से बचना मुश्किल क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे बहुत ज्यादा कर्ज, सुस्त ग्रोथ, व्यापार में रुकावटें और प्राकृतिक संसाधनों पर हद से ज्यादा निर्भरता। अगर गौर करें तो ये वही समस्याएं हैं जो रुपये पर भी दबाव डालती हैं। इन लंबी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अब एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम उठा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत चतुराई से लेकिन बिना ज्यादा शोर मचाए ग्लोबल डी-डॉलराइजेशन की लहर में शामिल हो रहा है। इस स्ट्रैटेजी का सीधा सा मतलब है अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना। भारत अब यूएई और रूस जैसे देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है ताकि अमेरिकी नीतियों और डॉलर के उतार चढ़ाव से होने वाले जोखिमों को कम किया जा सके। तो क्या डी-डॉलराइजेशन की ये रणनीति भारतीय रुपये के लिए एक नया अध्याय लिख सकती है? ये सवाल हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है, जहां ग्लोबल स्टेज पर रुपये की भूमिका पूरी तरह से बदल सकती है। ये सिर्फ एक करेंसी की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति की महत्वाकांक्षा की कहानी है।